नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, शुरू करते हैं पुतली उपन्यास के आगे की कहानी इस भाग 4 में, जो प्रख्यात रोमांटिक राइटर राजवंशी द्वारा लिखा गया है। मोहन की आंखों में अब एक भी आंसू नहीं था। वह चुपचाप राजन की चिता के शोले देख रहा था और उसके करीब माँ आंखें फाड़े और मुंह बंद किए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारें बह रही थीं और रजनी उन्हें सहारा दिए हुए खड़ी थी। कुछ देर बाद जब माँ खोली में दाखिल हुई तो वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई राजन की तस्वीर के पास जाकर रुक गई। उसकी आंखें तस्वीर पर जमी हुई थीं। अचानक उसके हलक से एक हल्की सी चीख निकली, राजन बेटा। और फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। मोहन आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ माँ के करीब पहुंचा। रजनी पीछे दरवाजे में खड़ी थी। मोहन ने आहिस्ता से माँ के कंधे पर हाथ रखा और पुकारा, माँ। मोहन बेटा। माँ मोहन से लिपटकर रोने लगी। कहाँ गया मेरा राजन बेटा, कहाँ गया? अब कैसे वापस आएगा मेरा बेटा? मेरी आंखों की रोशनी, हाय भगवान, मैं क्या करूं? रो मत माँ, मोहन ने आहिस्ता से कहा। रो मत, मैं तेरे चरणों की कसम खाता हूँ माँ। तेरे बेटे और अपने भाई की मौत का इंतकाम लूँगा। दौलत के नशे में चूर उस घमंडी के जिसके इस गुरूर और घमंड ने राजन की जान ली है। मैं कसम खाता हूँ माँ, जिस लड़की ने तेरे बेटे की जान ली है, सिर्फ इस कसूर की सजा में कि राजन ने उससे प्यार किया था, उसे इस घर की बहू बनाने के ख्वाब देखे थे। एक दिन उस घमंडी लड़की को तेरी बहू बनाकर इस घर में आना पड़ेगा और तू उस मगरूर बहू से अपने बेटे की मौत का बदला लेगी, गिन गिन कर बदला लेगी। माँ आहिस्ता आहिस्ता सुबकियाँ भरती रही और रजनी गौर से मोहन की सूरत देखती रही। आशा हक्का बक्का सी मोहन की सूरत देख रही थी। माँ आहिस्ता आहिस्ता सुबकियाँ ले रही थी। मोहन राजन की तस्वीर गौर से देखता हुआ कह रहा था, और इसके बाद मैं साय की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा। सेठ जी की 5,000 की रकम से कश्मीर गया। सेठ जी की 5,000 की रकम से कश्मीर गया और आज आज मैंने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। आज मैंने तुम्हारी गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। आज तुम इस घर की बहू हो जिस घर की बहू बनाने का ख्वाब मेरे भाई ने देखा था। उस ख्वाब के जुर्म में वह दुनिया से चला गया। आज तुम उस माँ की बहू हो जिसके बेटे को तुमने अपने गरूर और खुद फरेबी की भेंट चढ़ा दिया। उस दौलत के नशे में जो कभी किसी की वफादार नहीं होती। दौलत की लकीरें हरजाई होती हैं। आज तुम्हारे हाथों में हैं तो कल मेरे हाथों में भी हो सकती हैं। कल तुम एक दौलतमंद माँ की इकलौती बेटी थीं। आज तुम एक कंगाल घराने की बहू हो। अचानक आशा ने पीछे हटते हुए कहा, यह सब बकवास है। मैं यह शादी स्वीकार नहीं करती। तुमने मुझे धोखा दिया है, फरेब दिया है। तुम्हारे स्वीकार करने या ना करने से कुछ नहीं होता। कानून तुम्हें मेरी बीवी स्वीकार करता है, एक निर्धन ड्राइवर की बीवी। मैं यहाँ एक क्षण के लिए भी नहीं रुकूंगी। अभी वापस जाऊंगी। कहाँ जाओगी? डैडी के पास, जिन्हें तुम अपनी जिद से नाराज कर बैठी हो। मुझे यकीन है मेरे डैडी मेरा यह कसूर माफ़ कर देंगे, बशर्ते कि तुम उनके पास पहुंच सकीं। मुझे कौन रोकेगा वहां जाने से? मैं रोकूंगा। मोहन ने आगे बढ़कर आशा का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो। मोहन ने आशा को खींचकर दूसरे कमरे में धक्का दे दिया और आशा चीखकर फर्श पर जा गिरी। फिर जल्दी से उठकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ने लगी। मोहन ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने इस कमरे से बाहर कदम निकालने की कोशिश की तो तोड़कर रख दूंगा तुम्हारे पैर। फिर उसने बाहर से दरवाज़ा बंद करके चटकनी चढ़ा दी। आशा जोर जोर से दरवाज़ा पीटती रह गई। घनश्याम दास ने रिसीवर रख दिया और चिंतित नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगे। अचानक दरवाजे में मोहन नज़र आया और घनश्याम दास चौंक कर बोले, ओह, तुम आ गए मोहन? जी हाँ, मैं आज ही वापस आया हूँ। कैसी है अब तुम्हारी माँ की तबीयत? राजन की मौत का गम कुछ हल्का हुआ? जी हाँ,
वक्त आहिस्ता आहिस्ता बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। मोहन ने ठंडी सांस ली। रोमी तुम्हें बहुत याद करता था। खुद मुझे तुम जैसे वफादार और नमक हलाल आदमी के सामीप्य की इस वक्त सख्त ज़रूरत थी। शायद तुम्हें मालूम ना हो, फैक्ट्री का मैनेजर रामचंद्र। मालूम है, मोहन ने आहिस्ता से कहा। रामचंद्र पर फैक्ट्री के 10 लाख रुपयों के गबन का इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम में वह हवालात भी जा चुका है और आजकल जमानत पर है। इल्ज़ाम नहीं, यह हकीकत है। उसने पहले 6 मास में फैक्ट्री का 10 लाख रुपया गबन किया है। मैंने उसे गिरफ्तार करा दिया है। आजकल वह जमानत पर छूटा हुआ है, मगर उसके खिलाफ सारे सबूत और शहादतें मौजूद हैं। मुकदमा कायम हो चुका है और उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। वह मुझे कश्मीर में मिला था। खूब। तो गोया गबन की हुई रकम से ऐश कर रहा है। उसी ने तुम्हें बताया होगा सब कुछ। जी हाँ, कहता था मैं आपसे कहूँ आप यह मुकदमा खारिज कर दें, वरना वह मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। घनश्याम दास ने कहा। मुझे भी इस किस्म की धमकियाँ मिलती रही हैं, मगर मैं उसे इस नमक हरामी की सज़ा दिलवाए बगैर चैन ना बैठूंगा। मैं उस पर इतना भरोसा किया था और उसने उस भरोसे का यह सिला दिया। अचानक मोहन के पीछे से एक आवाज़ खुशी भरी सुनाई दी। मोहन भैया। मोहन ने चौंक कर पलटकर देखा। रोमी उसके सामने खड़ा था। कितना प्यार था उसकी आंखों में, कितना मीठा था उसका लहजा। भोलेपन की कल्पना में बचपन का राजन उभर आया। बचपन में राजन भी उसे पुकारता था, मोहन भैया। मोहन भैया, रोमी ने फिर कहा। तुम आ गए मोहन भैया। फिर वह भागता हुआ मोहन के करीब आया और मोहन, उसने रोमी को जोर से कलेजे से लगाकर भींच लिया। तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं कहीं नहीं गया था, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था। रोमी मोहन से जोर से लिपट गया था और सुबकियां भरकर रो रहा था। और मोहन, वह बेचैनी से रोमी को चिपटाए हुए था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रोमी रोमी ना हो, उसका छोटा भाई राजन हो। राजन, जिसे वह मुर्दा समझ रहा था, वह राजन मरा कब था? वह तो आज भी जीवित था। आज भी उसे पुकार रहा था, रोमी की शक्ल में। रोमी के रूप में आज भी उसके कंधे से लगा हुआ था। और मोहन, जिसने राजन की लाश देखकर भी आंसू न बहाए थे, एक सुबकी तक उसके हलक से न निकली थी, रोमी को कलेजे से लगाए सुबकियां भर रहा था, बेतहाशा सुबकियां भर रहा था। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू उमड़े चले आ रहे थे। और घनश्याम दास, वह हक्का बक्का से खड़े थे, हैरान आंखों से रोमी और मोहन का प्यार देख रहे थे। कुछ देर बाद वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। उन्होंने आहिस्ता से मोहन के सिर पर हाथ फेरा और उनकी आंखों से आंसुओं के कतरे उमड़े। मोहन ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और आदरपूर्वक बोला, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, घनश्याम दास ने कहा। आओ आओ। मोहन अंदर आकर आदरपूर्वक खड़ा होता हुआ बोला, आपने मुझे याद किया सर? हाँ, घनश्याम दास ने मोहन के चेहरे पर नज़रें गड़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। हुक्म दीजिए मालिक। मैंने जब तुम्हें बतौर ड्राइवर मुलाजिम रखा था तो केवल ड्राइविंग लाइसेंस देखा था। आज मैं तुम्हारी शिक्षा के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। सर, मोहन ने लंबी सांस ली। दुल्हन की मांग में सिंदूर न भरा जाए तो वह दुल्हन नहीं कहलाती। मेरी शिक्षा अधूरी है, उसे मैं शिक्षा नहीं समझता। दुल्हन को केवल सुहाग की ज़रूरत होती है। सुहाग, सिंदूर दिखावे की चीज़ें हैं। और फिर भी तुमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? बीए के दूसरे साल तक, मोहन आहिस्ता से बोला। इसके बाद हालात ने इजाज़त ना दी और पिताजी के ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। ठीक है, तालीम किसी काम के सलीके के लिए पाई जाती हैं, दिमागी योग्यताएं शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। खास तौर से किसी जिम्मेदार पोस्ट के लिए एक बाज़मीर और ईमानदार आदमी अधिक उचित होता है, बनिबस्त किसी बहुत ज़्यादा शिक्षित मगर ज़मीर फरोश आदमी के। मैं समझा नहीं मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं? मोहन, अभी तुम केवल मेरे ड्राइवर रहे हो,
फिर भी मैंने तुम्हें एक सच्चा और ईमानदार आदमी पाया है। इन दिनों में जिन उलझनों से मैं गुजर रहा हूँ उनका तुम्हें पता है। घनश्याम फैब्रिक्स इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि उसे अकेला कंट्रोल करना मेरे वश के बाहर है। जब से मैनेजर को बाहर निकाला गया है, सारे काम मुझे संभालने पड़ रहे हैं और नए मैनेजर की नियुक्ति के सिलसिले में मैं इस किस्म का धोखा फिर नहीं खाना चाहता जिस तरह रामचंद्र ने दिया। रामचंद्र ने मुझे और फैक्ट्री को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। मैं कई जगह मैनेजर की ज़रूरत का इश्तिहार दे चुका हूं। दरख्वास्तें आती हैं, उन पर गौर करता हूं, लेकिन दिल गवाही नहीं देता कि फिर किसी अनजान आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दूं। स्वयं मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे दिमाग में इतनी शक्ति नहीं कि सारे प्रबंधों की इस तरह देखभाल कर सकूं। घनश्याम दास ने फिर कहा, और अपने इर्द गिर्द मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिसे इतनी अधिक जिम्मेदारी सौंपकर मैं संतुष्ट बैठ सकूं, सिवाय तुम्हारे। घनश्याम दास ने मोहन के चेहरे पर नज़रें जमा दी। जी। मोहन हैरान रह गया। हाँ मोहन, मैं चाहता हूँ कि रामचंद्र की जगह तुम संभाल लो। जी, मगर मैं जानता हूँ तुम यही कहोगे कि इस सिलसिले में तुम बिल्कुल अनुभवहीन हो। इसकी फिक्र ना करो, रामचंद्र की कमी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तुम एक योग्य समझदार आदमी हो। मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ समझने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लगेंगे। मेरे दिल को भी इत्मीनान हो जाएगा कि मैंने रामचंद्र की जगह किसी गलत आदमी का चुनाव नहीं किया। रामचंद्र को बतौर मैनेजर 2500 रुपये तनख्वाह मिलती थी, मगर तुम्हें 3000 रुपये मिलेंगे। मगर सेठ जी, मैं इतने बड़े एहसान का बोझ किस तरह उठा सकूंगा? यह एहसान नहीं, तुम्हारी योग्यता और परिश्रम का अंजाम है, जो तुम्हें खुद मैं नहीं दे रहा। इसे तुम भगवान का इनाम समझो। मगर बस मैं कुछ और सुनना पसंद नहीं करूँगा। तुमने इनकार किया तो मुझे दुख होगा। और मोहन वह हक्का बक्का सा आंखें फैलाए खड़ा रह गया। शायद वह सपने में भी नहीं सो सकता था कि अचानक उसके पिता के ख्वाबों की ताबीर इस तरह सामने आ जाएगी। आशा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी अभी उसका दम घुट जाएगा। कितनी घुटन थी इस खोली में। आज भी वह रोज की तरह उसी कमरे में बंद थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि किस तरह यहाँ से छुटकारा पाए। वह सोचती थी कितनी ज़बरदस्त धोखा था उसके साथ, कितना ज़बरदस्त फरेब दिया गया था उसे। जाने क्यों मोहन की कल्पना आते ही उसे किसी तरह की किस्म की नफ़रत का एहसास होता था। उसने अपने कपड़ों पर निगाह डाली। उसका दिल बेअख्तियार भर आया। इतने गंदे कपड़े तो कभी उसकी नौकरानी भी न पहनती थी। कुछ देर तक वह सोचती रही। फिर उसने कमरे की पिछली खिड़की खोलकर बाहर झांका। अचानक तेज बदबू का भभका उसकी नाक से टकराया और वह उबकाइयाँ लेने लगी। घबराकर उसने खिड़की बंद कर ली। फिर नाक पर बहुत सारा कपड़ा रखकर उसने एक बार फिर खिड़की खोली। वह एक छोटी सी गली थी, आने जाने की बजाय गटर के तौर पर इस्तेमाल होती थी। नीचे गंदगी पड़ी थी और गंदा गंदा पानी बह रहा था। आशा ने बाईं ओर गली के सिरे को झांका। उधर लोग आ जा रहे थे। आशा ने कुछ सोचकर अर्थपूर्ण अंदाज से गर्दन हिलाई और खिड़की बंद कर ली। फिर उसने कमरे के दूसरे दरवाजे के पास जाकर झरोके से झांका। उसके चेहरे पर इंतहा थकान के आसार थे और आंखों में गहरे गम की लकीरें तैर रही थीं। अचानक मोहन ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी माँ को देखा, जो बर्तन बांसते बांसते निढाल होकर दीवार से टिक गई थी। भोजन। मोहन जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। माँ ने घबराकर आंखें खोल दी। फिर जल्दी जल्दी बर्तन मांजते हुए बोली, तू आ गया बेटा। देख तो आज फिर बहू ने सुबह से कुछ नहीं खाया। और तुमने खा लिया? मोहन उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। हैं? हाँ, मैंने खा लिया, माँ ने मोहन से आंखें चुराते हुए कहा। मोहन ने आगे बढ़कर देगची खोली।
तरकारी त्यों की त्यों पड़ी थी। रोटियों की डालियां भरी हुई थीं। मोहन ने माँ की तरफ देखा और माँ फिर आंखें चुराने लगी। मोहन ने माँ के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, अब तो मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो माँ। माँ, आशा को मैंने इस घर की बहू बनाया है, उसे मज़ा देने के लिए, तुम्हें सज़ा देने के लिए नहीं। वह मेज पर बैठकर छुरी कांटों से खाने की आदी है और उसे मेज कुर्सी और छुरी कांटों ने उसे मगरूर बनाया है। मगर भूख सारा गरुड़ तोड़कर रख देती है, वह कब तक भूखी रहेगी। बेटा, माँ ने खड़े होते हुए कहा, वह मगरूर नहीं, नादान है, और यह नादानी औलाद को माँ बाप के बेजा लाड़ प्यार से मिलती है। इसमें आशा का क्या कसूर है। फिर कुछ भी हो, वह है तो इस घर की बहू। नहीं माँ, अभी वह केवल सेठ नारायण दास की मगरूर और जिद्दी लड़की है। तुम्हारी बहू वह आहिस्ता आहिस्ता बनेगी और इसी तरह उसके नाज उठाए गए तो वह तुम्हारी बहू कभी न बन सकेगी। तुम्हारा रिश्ता उससे कहीं बड़ा है और वह आराम से बैठी है। तुम यहाँ बैठी बर्तन मांज रही हो। आज से चौके का सारा काम आशा अंजाम देगी। फिर मोहन ने आगे बढ़कर दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला। आशा दीवार से लगी खड़ी थी। वह थर-थर काँप रही थी और उसकी आंखों से नफरत की बिजलियां सी निकल रही थीं। मोहन कुछ देर तक कमर पर दोनों हाथ रखे उसे घूरता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बाहर जाकर बर्तन मांजो। क्या? आशा कपकपाते हुए कसैले लहजे में बोली, मैं बर्तन मांजूंगी। बाहर चलो, बर्तन मांजो। मोहन ने नथले फुलाकर कहा, नहीं मांजूंगी, नहीं मांजूंगी। मेरी जूती भी बर्तन नहीं मांजेगी। मोहन आहिस्ता आहिस्ता आशा की तरफ बढ़ा और आशा कपकपाती हुई बोली, खबरदार, मेरे करीब आए तो चीख चीख कर लोगों को बुला लूँगी। ज़रूर चीखो, मोहन उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, लेकिन तुम जानती हो, यह उन गरीबों का मोहल्ला है जिनकी औरतें तुम जानती हैं, और उन गरीबों अपनी ससुराल को स्वर्ग और अपनी सास को देवी समझती हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि अगर किसी घराने में कोई सरफिरी बहू आ जाए तो उसे डंडे के जोर से सुधारना पड़ता है। तुम पहले भी कई बार चीख चीख कर हलक खुश कर चुकी हो, आज भी चीखो। अचानक मोहन ने मजबूती से आशा का हाथ पकड़ लिया। आशा ने जोर से चीख मारी। दूसरे ही क्षण उसके गाल पर एक जोरदार चांटा पड़ा। मोहन उसे खींचता हुआ दूसरे कमरे में लाया, जहां बर्तनों के ढेर के पास उसकी माँ खड़ी थी। रहने दो बेटा, रहने दो, माँ ने कहा। हट जाओ माँ, आज मैं तुम्हारा सारा काम यह मगरूर और घमंडी औरत को दे देता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, आशा बिलबिलाकर रोली। मोहन ने फिर उसके गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, नहीं करोगी, नहीं करूँगी। आशा रोती हुई बोली, नहीं करोगी। एक और चांटा पड़ा और आशा बिलबिलाकर बैठ गई। माँ खड़ी हुई थरथर काँप रही थी। मोहन ने फिर हाथ उठाया और माँ जल्दी से बीच में आने लगी। मोहन ने उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, माँ, तुम्हें मेरी कसम है, जो तुम कभी मेरे और आशा के बीच में बोली। बेटा, माँ चीख पड़ी और पीछे हटकर दीवार से लग गई। आशा बर्तनों के पास बैठी सुबकियाँ ले लेकर रो रही थी। मोहन ने आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा, बर्तन मांजो। नहीं, आशा ने आंखें उठाकर कहा। मोहन ने फिर हाथ उठाया और आशा जल्दी से दोनों हाथ नहीं में हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मांज रही हूँ, मांज रही हूँ, मांज रही हूँ। मोहन ने ओठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैल गई। आशा ने सुबकियाँ लेते लेते बर्तन मांजने शुरू कर दिए। माँ उसे टकटकी बांधे देखती रही। मोहन कमर पर दोनों हाथ रखे उसे घूरता रहा। आशा ने चूल्हे में लगी लकड़ियाँ अंधाधुंध उल्टी सीधी कर दी। फिर फूंकनी मुंह से लगाकर फूंकनी मारी तो चूल्हे में रखी राख और धुआं उड़कर उसकी आंखों, हलक और नाक में घुस गया और वह फूंकनी फेंककर खड़ी हो गई। हलक मसल मसल कर जोर से खांसने लगी। मोहन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, देखा तुमने, मेज पर बैठकर उसकी छुरी कांटों से पेट भर लेना और बात है। वह आदमी जिंदगी भर मोहताज रहता है जो दौलत की बैसाखियों के सहारे बचपन से ही कदम बढ़ाना सीखे। दौलत ऐसा ज़रूर देती है, मगर आदमी को मगरूर व अपाहिज बनाकर। आशा फिर धम्म से चूल्हे के पास गई। उसकी आंखों से इंतहाई नफरत थी।
इस बार माँ ने करीब आकर चूल्हे में आग जलाई और फिर वह आशा के हाथों की बनाई हुई टेढ़ी तिरछी रोटी की लोई बनाकर आशा को रोटी बेलना सिखाने लगी। काम के बाद वह फिर कमरे में बंद कर दी गई। उसका दिल चाहा कि फूट फूट कर रोने लगे। उसके हाथ कई जगह से जल गए थे, लिबास पर कई जगह सुराख हो गए थे। वह बार बार दोनों हाथों की जलन मिटाने के लिए उन पर फूंके मार रही थी। माँ ने थाली रखते हुए कहा, ले बहू, खाना खा ले। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, भाग जाओ यहाँ से, आशा घुर्राकर बोली। मैं एक निवाला नहीं तोड़ूंगी। और याद रखो बुढ़िया, तुमने और तुम्हारे बेटे ने मुझे जिस दशा में रखा है, जब भी मेरे डैडी को मेरी हालत का पता चल गया तो वह तुम दोनों को जेल कर देंगे। माँ उसे गौर से देखती रही। आशा दांत किटकिटाकर बोली, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ, तुम जैसी नौकरानियाँ मेरे पांव दबाती हैं। अचानक उसकी नज़र दरवाजे में खड़े मोहन पर पड़ी। मोहन दोनों हाथ बांधे आशा को घूर रहा था। आशा के जिस्म में कंपकपी सी दौड़ गई और गालों पर चांटा का एहसास शहीद हो गया। मोहन आहिस्ता से बोला, खाना खाओ, तुम्हारी वजह से माँ सुबह से भूखी बैठी है। खाना खाओ, मोहन घुर्राया और आशा ने सुबकियाँ लेना शुरू कर दिया। अचानक मोहन ने हाथ उठाते हुए कहा, खाना खाओ। खा तो रही हूँ, आशा झल्लाते हुए स्वर में चीख पड़ी। फिर वह अपने हाथ की बनाई हुई रोटी तोड़ने लगी। वह बिलबिला उठी, उसकी उंगली जली हुई थी। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता रोटी तोड़ तोड़कर तरकारी से छुआ छुआ कर निवाले हलक से उतारने लगी। साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे और मोहन चुपचाप उसे घूर रहा था। माँ ने एक लंबी सांस ली और मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गई। रात के सन्नाटे में घड़ियाल के घंटों की आवाज़ गूंजी। 11 बजने का ऐलान हुआ था। आशा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने जल्दी जल्दी अपनी सांसें दुरुस्त की और फिर उठकर दूसरे कमरे के दरवाजे के पास आई। झिरी में से झांककर देखा, सामने ही माँ और मोहन सो रहे थे। आशा फिर पलटी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पिछली खिड़की के पास पहुंची। खिड़की खुलते ही बदबू का भपका नाक से टकराया। उसने नाक मजबूती से बंद कर ली, फिर नीचे झांका। गटर का पानी सड़ड़ सड़ड़ की आवाज़ के साथ बह रहा था। आशा ने गली के सिरे पर देखा, सन्नाटा छाया हुआ था। आशा कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने अपनी साड़ी ली। वह साड़ी वही थी जो उसने कश्मीर में दुल्हन बनते वक्त बांधी थी और आज तक नहीं उतारी थी। साड़ी का एक सिरा उसने खूंटी से बांधा और दूसरा गटर में लटका दिया। कुछ क्षण पश्चात वह तेजी से गटर में उतर रही थी। गटर की गंदगी में पैर पड़ते ही उसे उबकाई सी आ गई। उसने नाक मजबूती से बंद की और तेजी से गली के सिरे की तरफ देखा। गली के सिरे पर मोहन दोनों हाथ कमर पर रखे उसे घूर रहा था। वह सन्नाटे में खड़ी रह गई। अचानक मोहन का हाथ घूमा और गाल पर तड़ाक से चांटा पड़ा और आशा बिलबिलाकर चीखती रह गई, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं अपने डैडी के पास जाऊंगी, मैं अपने डैडी के पास जाऊंगी। चाल के कुछ और लोग भी इर्द गिर्द जमा हो गए। एक आदमी कह रहा था, ऐसी बदमिजाज पत्नी मैंने किसी की नहीं देखी। अचानक एक पुलिस पेट्रोल कार भीड़ देखकर वहां रुक गई और उसमें से सब इंस्पेक्टर पुलिस ने उतरते हुए कहा, क्या बात है, भीड़ क्यों लगा रखी है? लोगों ने रास्ता दे दिया और आशा सब इंस्पेक्टर को देखकर उसकी तरफ दौड़ती हुई चीखी, मुझे बचाइए दारोगा जी, भगवान के लिए मुझे बचाइए। क्या किस्सा है? सब इंस्पेक्टर पुलिस ने उन लोगों को घूरते हुए पूछा। इस आदमी ने मुझे कैद कर रखा है, आशा ने मोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं भागने की कोशिश करती हूँ तो मुझे मारता पीटता है। क्यों मिस्टर? एसआई ने मोहन की को तेज नज़रों से घूरा। यह लड़की मेरी कानूनी पत्नी है, मोहन ने इत्मीनान से जवाब दिया, और इस बात के गवाह यह पड़ोसी भी हैं। जी हाँ, एक पड़ोसी ने बढ़कर, यह लड़की हमारे सामने दुल्हन बनकर खुशी खुशी मोहन के साथ आई थी, ऐसा कहा। यह बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे पड़ोसी ने कहा। आप लोगों को जो कहना है पुलिस स्टेशन जाकर कहिएगा। मिस्टर मोहन, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, मोहन ने आशा को घूरकर कहा। आशा शारदा और रजनी को देखकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन रजनी को
ने गुस्से और हिराकारत से देखा और फिर शारदा से मुखातिब हो गई। तुम आ गई शारदा, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन तक आने की तकलीफ दी। कोई बात नहीं, क्या किस्सा है? मेरे साथ ज़बरदस्त धोखा हुआ है। आशा ने रजनी को घूरा और फिर एक कोने में खड़े हुए मोहन पर नज़र डाली। इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ फरेब किया है। मैं डैडी के पास पहुंचकर इन दोनों के खिलाफ 420 का मुकदमा दायर करूंगी। रजनी के ओठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैल गई और वह मोहन की तरफ चली गई। इतने में सब इंस्पेक्टर पुलिस ने अंदर मोहन से पूछा, इन्हीं दोनों ने शादी के सर्टिफिकेट पर बतौर गवाह हस्ताक्षर किए थे? जी हाँ, मोहन ने आहिस्ता से कहा। और आप यह भी जानते हैं कि इन दोनों को आशा ने ही फ़ोन करके बुलाया है, इसलिए यह मेरी बनाई हुई गवाह नहीं हो सकती। मैं कब कहती हूँ इनसे मेरी शादी नहीं हुई, आशा ने गर्दन झटक कर कहा। लेकिन इस आदमी ने मुझे फरेब किया है। यह एक दौलतमंद आदमी बनकर मुझसे मिला, मेरे इर्द गिर्द जाल बुना और मुझसे शादी कर ली। लेकिन वास्तव में मोहन बाबू निर्धन निकले, 200 रुपये माहवार पाने वाला ड्राइवर। रजनी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, इसलिए तुम इनके साथ जीवन नहीं गुजार सकती? 200 महीने मेरे एक ही नौकर को तनख्वाह मिलती है, आशा ने मगरूर लहजे से कहा। इसका मतलब है तुम शादी पति से नहीं, उसके बैंक बैलेंस से करोगी? यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, किसी को हस्तक्षेप का हक नहीं पहुंचता। तुमने राजन को भी इसलिए मजबूर किया कि वह तुम्हारी तरह धनवान नहीं था। राजन से मैंने प्यार नहीं किया था, मैं उससे नफरत करती थी। मैंने कब कहा था कि वह मेरे लिए खुदकुशी कर ले? तुमने नहीं, तुम्हारे गुरूर ने तो कहा था। अगर तुम्हें दौलत से ही शादी करनी थी तो तुमने मदन से शादी क्यों नहीं की? वह तो करोड़पति का बेटा है। उस जोकर से शादी करती सोसाइटी में मजाक बनने के लिए? बहुत खूब आशा, बहुत खूब। रजनी तल्खी से मुस्कुराई। इसका मतलब है तुम्हारी जाति पसंद का कोई स्तर नहीं, तुम एक खुदगर्ज और जिद्दी के अतिरिक्त कुछ नहीं हो। तुमने राजन को इसलिए ठुकराया कि वह निर्धन था, तुमने मदन को इसलिए ठुकराया कि वह जोकर था, तुमने अपने डैडी को इसलिए ठुकराया कि वह तुम्हारे प्यार के रास्ते में आ रहे थे, और अब तुम अपने पति को इसलिए ठुकरा रही हो कि वह तुम्हारे ख्यालात के मुताबिक कोई बड़ा आदमी नहीं निकला, एक ड्राइवर है। आशा, तुम एक खुदगर्ज औरत हो। तुमने अगर अभी भी खुद को ना संभाला तो एक बहुत गहरे गार में गिर जाओगी, एक ऐसे गार में जिसमें गिरने के बाद तुम्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिलेगा। तुम नहीं जानती तुम कौन सी नेमत ठुकरा रही हो। पति जैसी नेमत किस्मत से ही मिलती है। तुम आज मोहन बाबू को इसलिए ठुकरा रही हो कि वह निर्धन हैं। जरा सोचो, तुम किसी दौलतमंद आदमी की पत्नी बन जाओ और हालात उसे निर्धन बना दें, तब क्या तुम उसे छोड़कर कोई दौलतमंद पति तलाश करोगी? यू शट अप, आशा ने गुस्सैल लहजे से कहा। तुम्हें कोई हक नहीं मुझे नसीहत करने का। ओ आशा देवी, सब इंस्पेक्टर ने कहा, मामला साफ है। आप मोहन बाबू की कानूनी बीवी हैं। ना वह आपको अगवा करके लाए हैं, ना उन्होंने आपका अपहरण किया है, इसलिए मोहन बाबू पर कोई जुर्म नहीं आता। लेकिन मैं कानूनन वयस्क हूँ, मुझे अपने पति के साथ रहने या ना रहने का हक तो है। बेशक यह आपका व्यक्तिगत झगड़ा है जिसे पुलिस से कोई सरोकार नहीं। इस झगड़े को आप पुलिस स्टेशन के बाहर से निपटाइए, मगर मैं पुलिस की हिफाजत में अपने डैडी के पास जाना चाहती हूँ। हाँ, हम यह कर सकते हैं। मोहन एक मुस्कुराहट के साथ आशा की ओर देखा और बाहर की तरफ चला गया। रजनी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। शारदा आशा के करीब सरककर बोली, यह क्या पागलपन है आशा? कुछ भी हो, मोहन बाबू आपके शौहर हैं। यू शट अप, यू इडियट, यू शट अप, शारदा ने आंखें निकालकर कहा। अगर तुम किसी लखपति की बेटी हो तो मैं तुमसे कम नहीं हूँ। मैंने तालीम हासिल की है, सोसाइटी में उठी बैठी हूँ, मगर तुम्हारी तरह मैंने अपनी तालीम और सोसाइटी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। मॉडर्न हो जाने का यह मतलब नहीं कि अपने हिंदुस्तान के रीति रिवाजों को भुला दिया जाए, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। फिर वह पैर पटकती हुई बाहर चली गई। आशा ओट नीचे उसे जाते देखती रही। फिर सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर बोली, प्लीज़ मुझे पहुंचाने का प्रबंध कर दीजिए। रजनी कार ड्राइव कर रही थी। मोहन उसके बराबर में बैठा था। दोनों अपनी अपनी जगह गुमसुम थे। रजनी ने आहिस्ता से कहा,
आप क्या सोच रहे हैं मोहन बाबू? हैं? मोहन चौंक पड़ा। कुछ नहीं, मैं जानती हूँ आप आशा के बारे में सोच रहे हैं। रजनी ने ठंडी सांस ली। वह एक भटकी हुई लड़की है। उसने एक ऐसे माहौल में आंखें खोली हैं जहाँ उसके आगे पीछे नौकर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। उसके डैडी उसके नाज व नखरे उठाकर उसे ज़िद्दी बना दिया है। मैं जानती हूँ राजन उसे कितना चाहता था। राजन ने उसके लिए जान दे दी, मगर दिल में रहम का कोई जज्बा ना जागा उसके। मैंने केवल उसका गुरूर तोड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने में तुम्हारी मदद की थी। तुमने उसे पत्नी बना लिया और वह तुम्हें ठुकरा गई। वह नहीं जानती वह कौन सी नेमत ठुकरा रही है। पति एक ऐसी नेमत है जिसके बड़ी कोई नेमत की अहमियत कौन समझ सकता है। काश, कहते कहते रजनी की आवाज़ भर्रा गई। फिर वह सुबकियां लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू आ गए और स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर रोने लगी। मोहन ने आहिस्ता से उसका कंधा हिलाया और बोला, क्या हुआ रजनी, क्या बात है? रजनी रोती रही। मोहन उसे चुपचाप देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, ज़रूर तुम्हारे साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी है। यह बात मैंने कश्मीर में महसूस की थी। तुम रामचंद्र को कैसे जानती हो? रजनी कुछ देर सुबकियां लेती रही। फिर आहिस्ता से बोली, मैं नहीं जानती। तुम्हें कैसे बताऊं मोहन बाबू, मैं किन हालात का शिकार हूं। कौन सा अमीर नहीं है जिसने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम नहीं बना रखा है। मुझे बताओ। बताने में दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। मेरी मदद? रजनी ने भीगी आंखों से मोहन की तरफ देखा, फिर थोड़ा सा मुस्कुराई। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो रामचंद्र को मजबूर करो कि वह मुझसे शादी कर ले। क्या मतलब? हाँ मोहन बाबू, मैं रामचंद्र के साथ रहती हूँ। पिछले 5 वर्ष से उसके साथ बीवी की तरह रहती हूँ, लेकिन वह ना मेरा कानूनी पति है, ना मैं उसकी पत्नी। नहीं, मोहन के लहजे में हैरत थी। यह सच है मोहन बाबू, रजनी ने भर्राई हुई आवाज़ से कहा। यह सच है। लेकिन तुम? मैं तुम्हारा अगला सवाल जानती हूँ। इसका जवाब बस इतना ही है कि आज दुनिया ने पैसे को भगवान बना दिया है और मज़दूरों को कठपुतली। मेरे तुम्हारे जैसे एक इंसान एक नज़र ना आने वाले डोर में बंधे हैं, जिनके 2 सिरे उन हाथों में हैं जिनके पास दौलत है। मैं भी ऐसे ही हालात का शिकार हूँ। मेरा बाप मर चुका है, माँ को टीबी है। मेरे 2 छोटे भाई कॉन्वेंट में पढ़ते थे। कभी हमारा घराना भी एक इज्जतदार और खुशहाल घराना था। यह रामचंद्र पापा का दोस्त था। पापा एक उच्च शिक्षित डॉक्टर थे। हालात बदलते देर नहीं लगती। पापा को शराब पीने की आदत थी। एक बार उनसे दवा के उलटफेर से एक मरीज की मौत हो गई। जुर्म पापा के खिलाफ साबित हो गया और पापा को उम्र कैद की सज़ा हो गई, लेकिन वह सज़ा भुगतने जेल ना जा सके। उनका हार्ट फेल हो गया। उनकी मौत के बाद रामचंद्र ने हम लोगों को सहारा दिया, हमारी दिलजोई की। हमारा पैसा पापा के मुकदमे में खर्च हो चुका था। हम बिल्कुल कंगाल थे। बहरहाल रामचंद्र की नीयत का उस वक्त इल्म हुआ जब हम उसके कर्जे में इतने दब चुके थे कि कर्जा उतारने की कोई सूरत ना थी। और वही सब कुछ हुआ जो आज मेरी ज़िंदगी को घुन की तरह खा रहा है। मैं शिक्षा प्राप्त कर रही थी इसलिए कि नौकरी करके अपने छोटे से परिवार का बोझ उठा लूँगी, अपने भाइयों को किसी काबिल बना लूँगी। लेकिन रामचंद्र, जब मुझे आगे शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं उसके हाथ से निकल जाऊँगी, यह सोचने लगा। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मगर वह शादी के लिए भी सहमत नहीं होता। जब मैं नौजवान थी, पापा जिंदा थे, तो मैंने भी हर लड़की की तरह एक महबूब के ख्वाब देखे थे जो मुझे जीने से ज़्यादा चाहता था। मैं उससे शादी कर लेती और फिर हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारते। लेकिन वह ख्वाब केवल ख्वाब रह गया। मैं आज उसके हालात में कठपुतली हूँ। कभी कभी मुझे अपने आप से घिन महसूस होने लगती है। जी चाहता है खुदकुशी करके सारे झंझटों से छुटकारा पा लूँ, लेकिन बीमार माँ और छोटे भाइयों का ख्याल आता है तो यह इरादा जहन से झटक देती हूँ। मोहन कुछ न बोला। वह चुपचाप हैरत से रजनी को देख रहा था। आशा अपनी कोठी के सामने जीप रुकवाकर उतर गई। उसने कहा, धन्यवाद, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ।
कोई बात नहीं, यह तो कानून का हमारा फ़र्ज़ था। सब इंस्पेक्टर मुस्कुराया। जीप आगे बढ़ गई। आशा फाटक की तरफ मुड़ी। फाटक बंद था। उसने फाटक पर पहुंचकर जोर से आवाज़ दी, मुरली, ओ मुरली। जवाब नदारद। आशा ने फिर जोर से पुकारा, ओ मुरली के बच्चे, कहाँ मर गया? अचानक मुरली सामने नजर आया। वह तेजी से फाटक के पास आया। फिर आशा को देखकर चौंक पड़ा। हाय मालकिन, आप? फाटक खोल जल्दी से। क्या कान बहरे हो गए थे? कान तो खुले हैं मालकिन, मगर फाटक नहीं खुलता। क्या बकता है? फाटक खोल, वरना डैडी से कहकर डिसमिस करा दूंगी। आपने बहुत नौकरों को डिसमिस करा दिया है मालकिन, मगर अब मुझे डिसमिस नहीं करा सकती। ओ यू नॉनसेंस, मैं तेरी खाल खींच लूंगी। आशा दांत किटकिटाकर बोली। अरे बाप रे, मुरली घबराकर बोला, कोई नहीं मालिक, कोई नहीं। यह कौन है? आशा ने मुरली को घूरकर पूछा। नए मालिक, भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नए मालिक को औरतों से सख्त नफरत है। उन्होंने रागनी को भी निकाल दिया है। नए मालिक, क्या बक रहा है यह? मैं सच कह रहा हूँ मालकिन, यह आपकी कोठी नहीं है। क्या? हाँ मालकिन, सेठ रघुनाथ का कर्जा अदा करने के चक्कर में तुम्हारे डैडी को अपनी फैक्ट्री और कोठी सब कुछ बेचना पड़ा। नहीं। आशा दोनों हाथों से दिल थामकर पीछे हट गई। सच मानिए मालकिन, आपके डैडी ने उसी रोज कोठी छोड़ दी थी जिस रोज बेची थी। अब पता नहीं वह कहाँ चले गए। मुझे नए मालिक ने नौकरी दे दी है, वरना मैं भी जूतियाँ चटकाता फिरता। भगवान के लिए यहाँ से चली जाइए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ओ मुरली के बच्चे, बरामदे से फिर आवाज़ सुनाई दी और मुरली भागता हुआ चला गया। और आशा, उसे तो ऐसा महसूस हो गया था जैसे ज़मीन आसमान गर्दिश कर रहे हों, जैसे उसे किसी ने तेज़ी से चक्कर पर बिठा दिया हो। आंखों में अंधेरा छा गया। बड़ी मुश्किल से वह सड़क पर आई, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी टांगों से जान निकल गई हो। उसे अपना एक एक कदम एक एक महसूस हो रहा था। वह क्या हो गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतना बड़ा इंकलाब, चंद हफ्तों में इतना बड़ा इंकलाब। कल वह इस कोठी की मालकिन थी। इस कोठी के एक एक हिस्से पर उसका राज था। और आज कुछ भी नहीं। वह कोठी के फाटक तक में दाखिल ना हो सकी। हे भगवान, यह क्या हो गया? चलते चलते वह एक वृक्ष से लगकर खड़ी हो गई। उसके कानों में एक ही वाक्य गूंज रहा था, दौलत लकीरों का खेल है। ये लकीरें कभी किसी के हाथों पैदा हो जाती हैं, कभी किसी के हाथों में। आशा सरकती हुई जमीन पर बैठ गई और फिर दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। आशा की आंख खुली तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। जिस वृक्ष के तने से टेक लगाकर वह बैठी थी, रो रही थी, उसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे जाने वह कब सो गई थी, और सोने में ही शायद वह वहीं लुढ़क गई थी। उसकी कोहनी में खरोंच लग गई, जिससे खून रिस रहा था। उसके जिस्म पर सिर्फ एक पेटीकोट और ब्लाउज था, और पीठ पर मिट्टी जमी हुई थी। बालों में भी मिट्टी पड़ गई थी। वह कुछ देर तक बैठी अपने जिस्म से मिट्टी झाड़ती रही। फिर उसकी नज़र एक आदमी की तरफ गई जो करीब ही खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था और आशा को एक कामुक मुस्कुराहट के साथ घूर रहा था। आशा जल्दी से खड़ी हो गई। नौजवान ने पुकारा, सुनो। आशा ने घबराकर उसकी तरफ देखा। नौजवान मुस्कुराता हुआ उसके करीब पहुंचा और सिगरेट की राख झाड़कर बोला, मेरी कोठी सामने है। और आशा पलटकर बेतहाशा भाग पड़ी। भागती ही रही। उसने पलटकर नहीं देखा। भागते भागते उसकी सांस फूल गई और उसे जोरदार चक्कर आया। वह लड़खड़ाई। उसी वक्त उसके करीब किसी गाड़ी की ब्रेकें चरमराईं और गाड़ी आशा से कुछ फुट के फासले पर रुक गई। आशा ने पलटकर देखा और भौचक्का रह गई। गाड़ी में मदन था और बुरा सा मुंह बनाकर कह रहा था, मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी। यह हिंदुस्तानी फ़कीर भी शरीफ आदमियों की सलामती के दुश्मन होते हैं। द एनिमी ऑफ जेंटलमैन, यू फुलिश। फिर उसने 1 रुपये का नोट निकालकर फेंका और तेज़ी से गाड़ी आशा के करीब से गुजरती चली गई और आशा
वह हक्का बक्का सी उसे जाते देखती रही। वह मदन था जो कभी आशा के पीछे पीछे पागलों की तरह भागा करता था। आज उसने आशा को पहचाना तक न था। उसने अपने लिबास पर निगाह डाली और फिर सिर के पीछे सरकाए बाल और थके थके कदमों से रुपए के नोट पर पैर रखती हुई आगे चली गई। वह यूं ही सड़क पर भटकती रही, एक सड़क से दूसरी सड़क, एक गली से दूसरी गली। जब वह किसी कार का हॉर्न सुनती तो चौंककर कार की तरफ देखती और चिंतित स्वर में बड़बड़ाती, डैडी। लेकिन जब कार नज़दीक से गुजर जाती तो चेहरे पर वैसे ही मातम छा जाता और वह लड़खड़ाती हुई चलने लगती। शहर की सड़कें वैसे ही भरी थीं। कहीं रौनक थी, बाजार सजे हुए थे, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था। कौन ध्यान देता? आशा के हुलिये की जाने कितनी भिखारिणें सड़कों पर घूमती रहती हैं। चलते चलते उसे अचानक वही जनरल स्टोर नज़र आया जिस पर से उसने एक कश्मीर जाते वक्त 15,000 की केवल साड़ियाँ खरीदी थीं। उसकी कल्पना में वही दृश्य उभर आया। उसकी कार बाहर खड़ी थी और मुरली उससे टेक लगाए खड़ा था और आशा अंदर स्टोर में साड़ियाँ पसंद कर रही थी। उसी तरह आज भी एक कार बाहर खड़ी थी और कोई लड़की नौकर के साथ साड़ियों के पैकेट उठाए स्टोर से निकल रही थी। आशा ने गौर से उसे देखती रही, हसरत से ताकती रही। फिर जब उसने लड़की का चेहरा गौर से देखा तो वह लड़की तो शारदा थी, उसकी दोस्त शारदा। एक क्षण के लिए आशा को कुछ ख्याल आया। उसने शारदा को पुकारने के लिए हाथ उठाया ही था कि अचानक उसकी कल्पना में वह दृश्य उभर आया जब उसने शारदा को घृणापूर्वक डांटा था और शारदा ने भी उतनी ही घृणा से कहा था, यू शट अप। अगर तुम किसी लखपति की बेटी हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। मैंने भी शिक्षा प्राप्त की है, सोसाइटी में उठी बैठी हूँ, मगर तुम्हारी तरह शिक्षा का मैंने गलत प्रयोग नहीं किया। मॉडर्न हो जाने का मतलब यह नहीं कि अपने हिंदुस्तान के रीति रिवाजों को भुला दिया जाए, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अपने किए की सज़ा मिलती है। अचानक शारदा की कार स्टार्ट हुई और आशा के बराबर से गुजरी। आशा ने जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया। जब कार गुजर गई तो उसने जाती हुई कार को देखा और ठंडी सांस लेकर फिर एक तरफ चल पड़ी। उसके कानों में बार बार शारदा का वाक्य गूंज रहा था, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अपने किए की सज़ा मिलती है। फिर अचानक उसके कानों में रजनी का वाक्य गूंजा, तुम नहीं जानती आशा, तुम कौन सी नेमत ठुकरा रही हो। और आशा का कल्पना में मोहन का चेहरा उभर आया। वह चलती रही, पता नहीं कितनी देर तक चलती रही। चलते चलते उसके हलक और ज़्यादा खुश्क हो गया और महसूस हो रहा था उसे जैसे उसकी आंतें बुरी तरह ऐंठ रही हों। अचानक उसने एक दरवाजे के सामने बहुत सारे भिखारियों और भिखारिनों की कतार देखी। कोई बड़ा आदमी उसमें खाना बांट रहा था और भिखारी शोर मचा रहे थे। जो भिखारी खाना पा चुके थे वे एक तरफ खड़े होकर खपड़ खपड़ खा रहे थे। एक भिखारिन ने जल्दी से रोटी ख़त्म की, फिर कतार में जाकर लग गई। आशा ने उन लोगों को जाते हुए देखा और ओंठों पर जवान फेरी। उसकी भूख तेज हो गई थी। एक भिखारिन ने उसे इस तरह देखते हुए अपने बच्चे की रोटी छुपाते हुए कहा, ओ नज़र लगाएगी क्या, नीयत खराब है। अरे बेचारी भूखी मालूम होती है, एक नौजवान भिखारिन ने कहा। आजकल यह सेठ बड़ा दयालु है, तुझे भी खाने को मिल जाएगा। वह आशा का हाथ पकड़कर भिखारियों की कतार में ले गई। आशा की समझ में कुछ ना आया। वह यूं ही कतार में खड़ी हो गई। कतार आगे बढ़ती रही। पीछे से भिखारिनें और बच्चे आशा को आगे धकेलते रहे। जब आशा का नंबर आया तो सेठ ने उसके हाथ पर रोटी रखते हुए कहा, फैला दे, इसमें दाल रख दूं। लेकिन आशा यूं ही खड़ी रही। सेठ ने झल्लाकर कहा, अरे सोच क्या रही है, यहाँ तेरे बाबा के नौकर बैठे हैं जो खड़े हैं। आशा चौंक पड़ी, घबराकर इधर उधर देखा, फिर जल्दी से वह भीड़ से निकल गई। अचानक उसका ध्यान रोटी की तरफ गया और उसने इस तरह घबराकर रोटी छोड़ दी जैसे वह रोटी ना हो, बिच्छू हो। कुछ देर तक वह रोटी को गौर से देखती रही। उसकी कल्पना में अपनी डाइनिंग टेबल और लजीज खानों की डिशें उभर आईं। रोटी को ज़मीन से उठाकर झाड़ा और इधर उधर देखा। करीब ही एक छोटा सा भिखारी बच्चा
आंखें मसल मसल कर रो रहा था। आशा ने करीब पहुंचकर रोटी बच्चे के हाथ में दे दी और बच्चा जल्दी जल्दी खाने लगा। और आशा फिर चल पड़ी, लड़खड़ाती हुई निढाल थके थके कदमों से। अचानक उसे एक कार नजर आई और आशा की आंखें खुशी से फैल गईं। यह कार तो उसकी अपनी ही कार थी, डैडी की कार। आशा अचानक कार की तरफ भागती हुई चीखी, डैडी डैडी। कार की ब्रेकें चरमराईं, कार रुक गई और आशा उसकी खिड़की पर पहुंचकर हाँफने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ड्राइविंग सीट पर बैठे एक अधेड़ आदमी पर पड़ी, वह बुरी तरह उछल पड़ी। वह तो उसका डैडी नहीं था, वह तो सिगार का कश लेकर अर्थपूर्ण अंदाज में मुस्कुरा रहा था। फिर उसने धुआं उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, बैठो। और आशा हड़बड़ाकर पीछे हट गई। फिर वह घबराती हुई पीछे देखते हुए एक तरफ भागने लगी। फिर वही सड़क और वही आशा के कदम। चलते चलते उसके कदमों में इतनी गहरी लड़खड़ाहट पैदा हो गई जैसे वह नशा किए हुए हो। अब खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। उसके पैरों में छाले पड़कर फूट गए थे और अब तकलीफ की शिद्दत का एहसास भी ख़त्म हो गया था और भूख की शिद्दत का एहसास भी एक नशे में तब्दील हो गया था। उसे उन दो गुंडों का एहसास भी नहीं था जो बड़ी देर से उसका पीछा कर रहे थे। वे लोग आबादी से ही उसके पीछे लगे हुए थे और जब आशा को एक सुनसान और वीरान हिस्से में देखा था, वह लड़खड़ा रही थी जैसे बहुत ज़्यादा नशे में हो। एक गुंडे ने कहा, नशे में मालूम होती है, ठर्रा लगाकर आई है शायद, मगर है जोरदार माल, चलो उठाओ, फिर देर किस बात की है। अचानक एक गुंडे ने भड़कर आशा का हाथ पकड़ लिया। आशा ने उतखुली आंखों से उसकी तरफ देखा और गुंडा ओठों पर जवान फेरकर बोला, वह क्या अदा है। शट अप, आशा झूमती हुई बोली, तमीज़ से बात करो, जानते नहीं मैं कौन हूँ। यू शट अप। मैं सेठ एक नारायण दास की इकलौती बेटी हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है। पागल मालूम होती है, दूसरा बोला, जल्दी करना यार, कोई आ न जाए। गुंडे ने झपटकर आशा को कंधे पर उठाना चाहा। उसी क्षण दूसरे गुंडे की कराह सुनाई दी। गुंडे ने चकराकर उस तरफ देखा। एक बूढ़ा फकीर हाथ में डंडा तोल रहा था। उसने जल्दी में आशा को छोड़ दिया, फिर भी भागते भागते उसकी पीठ पर एक डंडा पड़ ही गया। दोनों तीर की तरह भागते चले गए। आशा लड़खड़ाकर धम से गिरी तो उसे कुछ होश आया और उसने उन भागते हुए बदमाशों को देखा। फिर जल्दी से बूढ़े भिखारी की तरफ देखा जिसके जिस्म पर मैले कुचैले वस्त्र थे, चेहरे पर घनी और बेतरतीब दाढ़ी। उसने जिस्म पर चादर ओढ़ रखी थी जिसका पल्लू सिर पर भी था। आशा हक्की बक्की आंखें फाड़े उसे देखती रही। फिर अचानक घुटनों में मुंह छुपाकर सिसकियां भर भर कर रोने लगी। रोते रोते बहुत देर बाद जब उसने आंख उठाई तो उसके करीब कोई नहीं था। एक कागज़ की सी पुड़िया रखी हुई थी। आशा हैरत में इधर उधर देखने लगी। फिर उसने जल्दी से पुड़िया उठाकर खोली। उसमें मंगोड़े भरे हुए थे और आशा पागलों की तरह मंगोड़ों पर टूट पड़ी। इतनी जल्दी जल्दी खाने लगी जैसे उसे आशंका हो कि अगर एक लम्हा भी देर हो गई तो कोई पुड़िया उससे छीन लेगा। मंगोड़े ख़त्म करने के बाद उसने इधर उधर पानी की तलाश में नज़र दौड़ाई और तब उसे एहसास हुआ कि वह किसी आबाद जगह में नहीं, किसी वीरान जगह में है। अचानक उसे बहुत दूर वही दोनों गुंडे नज़र आए जो कुछ देर पहले उससे बदतमीज़ी कर चुके थे। दूसरे ही क्षण आशा भयभीत होकर दूसरी तरफ भाग उठी। भागते भागते जब वह बेदम सी हो गई तो उसने इधर उधर देखा। अब वह एक आबाद इलाके में थी, लेकिन यह आबाद इलाका भी इस वक्त सुनसान पड़ा था। रात के साए चारों ओर घिर आए थे और आकाश बादलों में ढका हुआ था। किसी भी कोने में एक भी सितारा नजर न आ रहा था। आशा के चेहरे पर एक बार फिर खौफ की परछाइयां दौड़ने लगीं। वह एक कोठी की दीवार के नीचे अंधकार में सिकोड़ सिमट कर बैठ गई और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगी। देखते देखते वह सोच में बैठ गई और उसके जहन में सवाल गूंजने लगा, कहाँ जाऊं, क्या तलाश करूं अपने डैडी को। लेकिन इस सवाल का उसके पास कोई जवाब न था। अचानक एक बार फिर उसके कानों में शारदा की आवाज़ गूंजी, और जो लोग ऐसा करते हैं वह अपने किए की सज़ा पाते हैं। फिर उसे रजनी की बात याद आई, तुम नहीं जानती तुम कौन सी नेमत ठुकरा रही हो। तुम खुदगर्ज हो,
तुमने राजन को इसलिए ठुकरा दिया कि वह निर्धन था। तुमने मदन को इसलिए ठुकरा दिया कि वह सोसाइटी में तुम्हें मजाक बना देता। तुमने अपने डैडी को इसलिए ठुकरा दिया कि वह तुम्हारे प्यार के रास्ते में दीवार बन रहे थे। और अब तुम अपने पति को इसलिए ठुकरा रही हो कि वह एक मामूली ड्राइवर है। फ़र्ज़ करो कि तुम किसी दौलतमंद के घर जाओ और उसे हालात निर्धन बना दें, तो क्या तुम उसे छोड़कर फिर कोई नए दौलतमंद पति की तलाश करोगी? दौलत लकीरों का खेल है। मोहन की आवाज़। यह लकीरें आज तुम्हारे हाथों में हैं तो कल दूसरे के हाथों में भी हो सकती हैं। क्या पागलपन है आशा? कुछ भी हो, मोहन बाबू तुम्हारे पति हैं। तुम नहीं जानती तुम कौन सी नेमत ठुकरा रही हो। अचानक आशा की कल्पना में मोहन का चेहरा उभरा। पहली बार मोहन ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा था, फिर वह खुद ही मोहन के पीछे पीछे फिरी थी। मोहन ने एक बार ट्रेन में गिरते हुए उसकी जान बचाई और खुद भी जख्मी हो गया था। फिर एक बार मोहन ने कश्मीर में बड़े पत्थर से उसे कुचलने से बचाया था। और फिर मोहन का वह घर जिसमें वह पहली बार बहू बनकर गई थी और जिसमें राजन की तस्वीर देखी थी। राजन, पहचानती हो इस बदनसीब को? यह है मेरा छोटा भाई, मेरे पिता की ख्वाबों की तस्वीर। आशा की कल्पना में माँ का चेहरा उभरा जो राजन के लिए सुबकियाँ भर भर कर रो रही थी। कितना गम था, कितना सदमा था उन बूढ़ी आंखों में। उसे माँ का वाक्या याद आया। नहीं बेटा, बहू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर मैं कैसे खा लेती। कितना प्यार था उस बूढ़ी माँ के लहजे में। हालांकि उसकी बहू उसके एक बेटे की कातिल थी, फिर भी वह बूढ़ी माँ उसके लिए तमाम दिन भूखी रही थी, क्योंकि वह उसे बहू समझ रही थी। वह उसकी सास थी, मोहन उसका पति था। उस घर में कैसा था वह घर, लेकिन यह डर, यह खौफ ना था। हर तरफ भूखी निगाहें तो ना थीं। मोहन एक ड्राइवर सही, मोहन उसका पति है, और पति के घर में वह महफूज तो रहती। उसने पति का घर क्यों छोड़ा? उसकी मुफलिसी की वजह से। मोहन दौलतमंद ना था, वहाँ उसे वह ऐश ना मिलती जो बाप के घर में थी। वह पति को छोड़ आई, लेकिन फिर क्या हुआ? क्या उसे अपना वही घर मिल गया था? फिर क्या बाप मिला? अब तो वह कोठी भी उसकी कोठी नहीं, नौकर तक की आंखें बदल गईं। क्यों? दौलत लकीरों का खेल है। यह लकीरें आज तुम्हारे हाथ में हैं तो कल मेरे हाथों में भी हो सकती हैं। आशा ने अपने हाथों की लकीरें देखी। वही हाथ तो हैं जिनमें लाखों के नोट गुजर रहे हैं, जिनसे उसने चाय की प्यालियां उठाकर फेंक दी हैं, नए नए लिबास बाहर फिकवा दिए हैं, और आज उसके जिस्म पर इतना नाकाफ़ी लिबास है जो उसका तन भी ढक नहीं सकता। इन्हीं हाथों से उसके नए नए जूते चमक न आने पर फिकवा दिए गए हैं, और आज आज उसी के पैरों में छाले हैं, कीचड़ और मिट्टी में लिथड़े हुए पैर। यही तो ताबीर है उस भयानक ख्वाब की जिसमें वह होश संभालते ही खो गई थी और जिनके लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया। वह घुटनों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। अचानक करीब ही से कोई तेज सीटी की आवाज़ सन्नाटे में कपकपाई और तैरती हुई चली गई। आशा ने घबराकर इधर उधर देखा। चारों ओर सन्नाटा था और करीब ही एक कुत्ता आसमान की तरफ मुंह उठाए भौंक रहा था। आशा बौखलाकर खड़ी हो गई और फिर वह बेतहासा एक तरफ भागने लगी। यही तो चाल है जिसमें मोहन की खोली है। मोहन तो उसका पति है, यहाँ उसकी वही सास भी है। यहाँ उसे एक अमन का कोना तो मिल सकता है। आशा का आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। रात की तारीकी में सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था। चाल सन्नाटे में डूबी हुई थी। जब आशा मोहन की खोली के सामने रुकी तो उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुछ देर तक वह दरवाजे पर खड़ी रही, फिर उसने आहिस्ता से खोली का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से किसी औरत ने पूछा, कौन है? आशा ने कोई जवाब ना दिया। वह हाथ मलती हुई खड़ी रह गई। कुछ क्षण पश्चात दरवाज़ा खुला। आशा ने हैरत से देखा। औरत ने उसे गौर से देखा और चौंक कर बोली, कौन? मोहन की बहू? आशा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में सवाल था। औरत ने आहिस्ता से कहा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? जी। आशा चौंक पड़ी। मोहन अब यहाँ नहीं रहता, वह अपनी माँ को लेकर चला गया है। कहाँ? आशा ने पूछा। भगवान ने उसकी तकदीर बदल दी है।
किसी कारखाने में मैनेजर की जगह मिल गई है और उसने गांधी रोड पर फ्लैट ले लिया है। आशा हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। अचानक अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और वह औरत आशा से बोली, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम अपने पति के पास वापस आ गई हो। भगवान ने तुम्हें बर्बादी से बचा लिया। जाओ उनके पास। फिर वह औरत दरवाज़ा बंद करके चली गई और आशा वह कुछ देर तक हैरान खड़ी रही और फिर वह आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगी। गांधी रोड के क्लॉक टावर ने 3 बजे का ऐलान किया और आशा ने चौंक कर क्लॉक टावर की तरफ देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक फ्लैट के सामने से गुजरी। उसकी नेम प्लेट पढ़ी, लेकिन यह नेम प्लेट भी मोहन के नाम की ना थी। आशा अगली प्लेट के फाटक के सामने पहुंची। अचानक उसने अपने पुष्ट पर तेज रोशनी महसूस की और चौंक कर जल्दी से फाटक से लग गई। कार उसके सामने से गुजरती हुई बिल्कुल आहिस्ता हो गई और फिर वह अगले ही फ्लैट के फाटक पर रुक गई और आशा ने उसमें से मोहन को उतरते देखा। आशा की आंखों में एक चमक पैदा हुई और ओठों पर एक मुस्कुराहट। वह उसकी तरफ बढ़ना ही चाहती थी कि अचानक उसके कानों में मोहन की आवाज़ टकराई, अच्छा रजनी, अब कल मुलाकात होगी। रजनी, आशा के कानों में धमाका सा गूंजा। फिर उसने रजनी की आवाज़ सुनी, मैं बहुत परेशान हूँ मोहन बाबू, समझ में नहीं आता क्या करूँ। घबराओ नहीं रजनी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ को टीबी का दूसरा स्टेज जरूर शुरू हो चुका है, लेकिन मर्ज नाकाबिले इलाज नहीं। आजकल बड़े बड़े मर्जों का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, मगर इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए और रामचंद्र अब कितने कितने दिन तक सूरत नहीं दिखाएगा। कैसे सूरत दिखाएगा? वह सामने आ ही नहीं सकता। उसके नाम वारंट जारी हो चुके हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब प्रबंध कर दूंगा। लेकिन रामचंद्र को पता चल गया तो वह आपका भी जानी दुश्मन हो जाएगा। वह बहुत खराब आदमी है। जिसे भी मेरे करीब देखता है उसी का दुश्मन हो जाता है। और अगर वह तुमसे शादी कर ले तो कोई भी तुम्हारे करीब ना आए। वह मुझसे कभी शादी ना करेगा। मेरा यह ख्वाब कभी पूरा ना होगा कि मैं एक शरीफ और घरेलू बहू बनकर जीवन व्यतीत करूं। मैं डरती हूं कि किसी रोज़ यह राज मेरी माँ को मालूम हो गया तो वह अपनी जान दे देगी। मेरी माँ पवित्रता की देवी है। वह गुनाह के साये से भी कांपने लगती है। मोहन कुछ न बोला। वह चुपचाप रजनी की आंखों में देखता रहा। कुछ क्षण पश्चात उसने एक ठंडी सांस ली और बोला, घबराओ मत रजनी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। रजनी ने लंबी सांस ली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। कार आगे बढ़ गई। मोहन कुछ देर कार को आगे जाते देखता रहा। फिर ठंडी सांस लेकर फाटक खोलकर वह अंदर चला गया और आशा वही उसी तरह सन्नाटे में खड़ी रही। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी आशंकाएं झांक रही थीं। एक अनोखी सी चिंता थी। अचानक उसने बरामदे में रोशनी होती देखी। बरामदे में उससे माँ नज़र आई। मोहन उसे देखकर ठिठक कर रुक गया। माँ, तुम जाग रही हो? तुम्हारे इंतज़ार में जाग रही थी, माँ ने कहा। कहाँ गए थे? इतनी रात तक कहाँ रहे? रजनी के घर था। उसकी माँ की हालत अचानक खराब हो गई थी। क्या रोज़ खराब हो जाती है उनकी तबीयत? यह टीबी की मरीज हैं। उनके घर में और कोई देखभाल करने वाला नहीं है, सिवाय रजनी के और कोई नहीं। और वह एक जवान लड़की है। वह एक बेसहारा लड़की है माँ। तुम उसकी मजबूरियों को नहीं जानती। वह उसने जीवन में कितने बड़े दुख का शिकार है, जिसे सुनकर खुद जमीन का दिल भी दहल उठेगा। ठीक है बेटा, तुम उसकी मदद करो। भगवान ने तुम्हारे हौसले और तुम्हारी मेहनत का सिला दिया है। अब अपना बुरा वक्त याद करो और उसकी मदद करो। लेकिन क्या माँ, क्या तुम मुझ पर किसी प्रकार का संदेह कर रही हो? नहीं बेटा, मैं तुम पर संदेह नहीं कर रही। मुझे वक्त पर संदेह है। वक्त को करवट बदलते देर नहीं लगती। कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं जानता। रजनी अकेली है, तुम्हें उससे हमदर्दी है। वह तुम्हारी एहसानमंद है। ऐसा ना हो कि यह हमदर्दी बढ़ते बढ़ते कोई और रुख अख्तियार कर ले। और क्या? और तुम किसी और का हक रजनी को दे बैठो। किसका हक माँ? आशा का जिक्र कर रही हो? मोहन ने कटु मुस्कुराहट के साथ पूछा।
हाँ बेटा, आशा एक नादान लड़की है, लेकिन वह फिर भी इस घर की बहू है। उसे इतने दिन घर छोड़े हुए हो गए, लेकिन तुमने उसकी कोई खबर नहीं ली, उसे कहीं तलाश नहीं किया, और उसने यहाँ की कोई खैर और खबर नहीं ली। मोहन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। माँ, वह इस घर की बहू नहीं है। वह एक लखपति बाप की जिद्दी और मगरूर बेटी है। उसके गुरूर में राजन की जान ली, मेरा एक बाजू काटकर फेंक दिया। माँ, मैं उससे सदीर नफरत करता हूँ, इतनी नफरत करता हूँ जितनी मुझे अपने भाई के कातिल से हो सकती है। मैंने उसे इस घर की बहू बनाया था केवल उसका गुरूर तोड़ने के लिए, उससे इंतकाम के लिए, तुम्हारा कदम में उसका सिर झुकाने के लिए। लेकिन तुमने यह नहीं सोचा था कि बहू का रिश्ता मिट्टी का घरौंदा नहीं होता, जिसे थोड़ी देर के सुकून के लिए बनाया जाए और फिर तोड़ दिया जाए। तुम उसे अपने भाई की मौत का इंतज़ाम लेने के लिए बहू बनाकर लाए हो, लेकिन वह मेरी पहले बहू है। बहू बहू बहू, मोहन चीख पड़ा। मुझे उसके नाम से नफरत है। माँ, तुम बार बार मेरे सामने उसका जिक्र ना किया करो। फिर वह तेजी से चलता हुआ अंदर चला गया, और आशा, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मोजन के अल्फाज उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह चोट लगा रहे हों, उसे चक्कर से आ रहे थे। वह मोहन और माँ की बातें सुनने के लिए फाटक के अंदर आ गई थी और एक बाड़ की आड़ में खड़ी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता वहीं जमीन पर बैठ गई और उसके जेहन में सन्नाटे से गूंजते रह गए। आंखों में छाए हुए अंधेरे फैलते ही गए और फिर वह एक तरफ को लुढ़क गई। वह बेहोश हो गई। नींद मोहन की आंखों से ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। उसने सिगरेट सुलगाया और आहिस्ता आहिस्ता कश लेकर धुआं छोड़ता रहा। वह लीक चेयर पर नीम दराज था। बार बार उसके कोनों में माँ के वाक़े गूंज रहे थे। आशा की नादान लड़की ज़रूर है, लेकिन इस घर की बहू है। यह बकवास है। मोहन सीधा बैठता हुआ बड़बड़ाया। आशा इस घर की बहू नहीं है। वह एक मगरूर लड़की है। वह राजन की कातिल है, और मेरे भाई की कातिल इस घर की बहू नहीं हो सकती। फिर वह खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगा। सिगरेट खत्म हो गई थी। उसने एक और सिगरेट सुलगाई और पहली सिगरेट एस्ट्रे में रगड़ते हुए बड़बड़ाया। मैं उस मगरूर और जिद्दी लड़की से नफरत करता हूँ। और उसने नई सिगरेट भी एस्ट्रे में मसल दी। वही बेचैनी, वही व्याकुलता। मोहन कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा, फिर मेज पर से माउथ ऑर्गन उठाया और ओठों से लगाकर आहिस्ता आहिस्ता बजाने लगा। माउथ ऑर्गन की आवाज़ फिजा में आहिस्ता आहिस्ता तैरती रही। फिर वह आहिस्ता चलता हुआ कुर्सी के करीब आया और कुर्सी पर दराज होकर आंखें बंद कर लीं और गहरी सांसें लेने लगा। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। फिर आंख खुली तो माँ उसका कंधा पकड़कर झिझोड़ रही थी। मोहन बेटा, मोहन बेटा। मोहन हड़बड़ाकर जाग उठा। ओह माँ, सुबह हो गई। अरे तू रात भर इसी कुर्सी पर सोता रहा। कुछ नहीं माँ, यूं ही बैठे बैठे आंख लग गई थी। उफ, 9 बज रहे हैं। मुझे 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, देर ना हो जाए। और वह तेजी से उठा। माँ ने कहा, नाश्ता तैयार कर दिया है मैंने। तुमने? मोहन चौंक पड़ा। ओफो, मैं हर रोज़ सोचता हूँ आज ज़रूर नौकर तलाश करूँगा, और हर रोज़ भूल जाता हूँ। मैं नाश्ता लगाती हूँ, तू तैयार होकर आ जा। माँ दरवाजे से निकल गई। मोहन ने एक लंबी सांस ली और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद मोहन बरामदे में रुका। उसने माँ के पैर छुए और माँ उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर मोहन बरामदे से उतरकर फाटक की तरफ बढ़ा। फाटक पर पहुँचते ही अचानक एक गाड़ी फाटक पर रुकी और गाड़ी में से रोमी ने पुकार कर कहा, मोहन भैया। अरे रोमी, मोहन मुस्कुरा उठा। देखो भैया, मैं सही 9:15 बजे आ गया हूँ। मोहन हंसता हुआ गाड़ी में सवार हो गया। माँ नीचे उतरी और फाटक की तरफ बढ़ी, लेकिन इतनी देर में कार चली गई थी और माँ के कान में रोमी की आवाज़ गूंज रही थी, मोहन भैया। कितनी मिलती जुलती थी यह आवाज़ राजन से। जब राजन छोटा था, मोहन को इसी तरह पुकारता था। माँ की आंखें डबडबा गईं और वह आहिस्ता आहिस्ता बरामदे की तरफ वापस गई। अचानक उसने हल्की सी सिसकियाँ सुनी। उसने चौंककर इधर उधर देखा, फिर एक तरफ आकर्षित हो गई। आवाज़ इस बाड़े के पीछे से आ रही थी। माँ जल्दी से उस बाड़े के पीछे गईं। फिर
वह भौचक्कर से खड़ी रह गई। बाड़े की आड़ में आशा घास पर लेटी थी। वह सो रही थी और शायद सोते सोते ही सिसकियां ले रही थी। फिर वह कुछ बड़बड़ाई। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे माफ़ कर दो मोहन, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। आशा, माँ भर्राई आवाज़ में बोली। फिर वह जल्दी से आशा के पास बैठकर उसे झंझोड़कर जगाने लगी। ऑफिस की घड़ी ने 5 बजे का ऐलान किया और मोहन ने चौंककर घड़ी की तरफ देखा। फिर एक ठंडी सांस लेकर वह कुर्सी की पुष्ट पर से टिक गया। फाइल बंद करके आगे सरकाई और सिगरेट निकालकर ओठों से लगाया ही था कि टेलीफोन की घंटी फिर बजी। मोहन ने सिगरेट सुलगाकर तीली एस्ट्रे में डाली और रिसीवर उठाकर कान से लगाया। यस, घनश्याम फैब्रिक्स। मोहन बाबू, मैं रजनी हूँ। रजनी की आवाज़ घबराई हुई थी। क्या बात है, तुम घबराई हुई मालूम होती हो। माँ की हालत फिर अचानक बिगड़ गई है। आप ऑफिस छोड़ें तो इधर जरूर होते जाएं। मैं अभी आ रहा हूँ। मोहन रिसीवर रखकर तत्काल उठ गया। कुछ देर के बाद वह फैक्ट्री के पार्किंग में था और बेचैनी से सिगरेट के कश ले रहा था। इतने में चपरासी दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, बाहर कोई टैक्सी नहीं है साहब। मोहन ने कुछ सोचा और फिर तेज कदम उठाया फाटक की तरफ बढ़ा। फाटक के चौकीदार ने पूछा, मैनेजर साहब, आप पैदल जाएंगे? मुझे जल्दी है, सड़क पर टैक्सी मिल जाएगी। फिर वह गेट से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चल पड़ा। साथ ही उसकी नज़रें बेचैनी से टैक्सी को तलाश कर रही थीं। संयोग था कि कोई भी टैक्सी खाली नहीं गुजर रही थी। मोहन तेज तेज बढ़ता गया। अचानक उसके करीब से एक कार गुजरी और फिर कार तेजी से बैक हुई और मोहन ने लंबी सांस ली। वह मदन था, जिसके दांतों में पाइप दबा हुआ था। हेलो मिस्टर मोहन, मदन ने मुंह खोलकर कहा और पाइप दांतों से निकालकर गोद में आ गिरा। उसने बौखलाकर जल्दी जल्दी गोद झाड़ी और फिर खाली पाइप ही दांतों में दबा लिया और फिर उस तरफ देखकर बोला जिधर मोहन खड़ा था। हाउ आर यू? लेकिन अब वहाँ मोहन नहीं था। मदन ने इधर उधर देखा। मोहन तेज तेज जा रहा था। एक टैक्सी देखकर मोहन ने जोर से पुकारा, टैक्सी। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ना जा इशारे के हाथ मालूम गुजर गया। मदन ने तेजी से गाड़ी बढ़ाई और मोहन के बराबर चलता हुआ बोला, आप कुछ जल्दी में मालूम होते हैं मिस्टर मोहन। यू आर इन सून मिस्टर मोहन, यू फुलिश। जी हाँ, मुझे जल्दी है, यू फुलिश। आए, मदन ने पलकें झपकाई और बोला, तो आइए मैं आपको पहुंचा दूं। आई गो, यू फुलिश। हाय, मदन ने तेजी से गाड़ी बढ़ाते हुए कहा, क्या आपका भी तकिया कलाम यू फुलिश है? यस यू फुलिश। ओ, कहाँ जाएंगे? वेयर यू विल गो? मोहन ने पता बताया और गाड़ी दौड़ती रही। रास्ते में मदन ने पूछा, आपकी मिसेस के क्या हाल हैं? हाउ इज़ योर श्रीमती, यू फुलिश? मुझे नहीं मालूम। हाय, क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन, यू फुलिश? वह अपने डैडी के पास चली गई हैं, लेकिन उसके डैडी तो लापता हैं। क्या मतलब? वह मेरे डैडी के 50 लाख के कर्जदार थे। डैडी को आशा की ओर से किसी से शादी की खबर मिली तो डैडी ने इसे शेठ नारायण दास की चालाकी समझा। दोनों ने जवानी तकरार हुई और नारायण दास से डैडी का कर्जा उतारने के लिए अपना सब कुछ बेच डाला। सुना है वह बिल्कुल कंगाल हो गए थे और पता नहीं कहाँ चले गए। वेयर गो अवे यू फुलिश? यह कब की घटना है? तुम्हारी और आशा की कश्मीर से वापसी के कुछ दिन बाद की, आफ्टर सम डेज। ओ, मोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन अचानक एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। इस प्रकार मित्रों, पुतली का यह चौथा भाग समाप्त हुआ। इसका अगला 5वां और अंतिम भाग सुनने के लिए आप तैयार रहिए। और आपने यदि इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताइए। धन्यवाद।